क्या सोचते हैं आप बस्तर को लेके? कहाँ देखते हैं बस्तर? किस स्थिति में आदिवासियों को देखते हैं आप वहाँ से? जुड़ूम के टाइम में अभी भी लोग बोल रहे हैं कि दोबारा सलवा जुड़ूम अब यहाँ शुरू हो रहा है। अमित शाह के वो आदिवासी का बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। और इस समय से बात हो रही कि बातचीत से हल होगा, गोली से हल नहीं होगा। तो बातचीत से शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? कि हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि इसको रोका जाए, और ये अगर यहाँ नहीं रुकता है तो हमें लेकिन मुझे लगता है कि बस्तर के जो आदिवासी है वो आदिवासी के भी और आदिवासी हैं। हाँ, अरे भाई, मोदी जो बस्तर में कर रहा है उसको, अगर भारत का आत्मा को आपको ढूंढना है ना, तो मुझे लगता है बस्तर करके कोई जगह है देश में। हाँ? ये कौन लोग हैं कि ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ, इस टाइप से देख रहे थे। तो दूसरे ग्रह से आए ऐसे देख रहे थे, है ना। जो मुझे लगता है कि भारत में उस लड़ाई को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा मिला नहीं है। अभी तरह की हल निकल सकता है, उसको मैं पीस टॉक्स नहीं बोलूंगा। आज गीदम में आदिवासियों ने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने यहाँ के गुंडाधुर और उनको लेकर 114वीं वर्षगांठ मनाई। बड़ी संख्या में बस्तर में बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यहाँ के आसपास के और अबूझमाड़ के इलाके के जो आदिवासी हैं वहाँ शिरकत करने पहुँचे हुए थे। मंच पर कुछ प्रमुख लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक जो मुख्य मेहमान थे वो आज हमारे साथ हैं। कई दिनों से मेरी मंशा थी कि इनसे बातचीत किया जाए। कई दफ़े इन्हें मैंने बस्तर में आते देखा, कई आंदोलन और कार्यक्रमों में आदिवासियों के मैंने इन्हें देखा, लेकिन कभी बातचीत का मौका नहीं मिला। आज पहली दफ़े बातचीत का मौका मिला। मेरे जहन में कई सारे सवाल थे, तो मुझे लगा इनसे पूछना चाहिए। तो बातचीत करते हैं। हमारे साथ सरोज गिरी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और वो बस्तर आए हुए हैं, पहले भी कई दफ़े आ चुके हैं। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और हमारे साथ आज सरोज गिरी जी। सरोज जी, आपका स्वागत है सबसे पहले बस्तर टॉकीज़ में। आज पहली बार आप बस्तर टॉकीज़ में बातचीत कर रहे हैं। बैकग्राउंड का थोड़ा सा मसला है और बैठने की हमने व्यवस्था की है, ऐसे ही सरकारी है, तो जैसा भी एडजस्ट कर लें, क्योंकि बातचीत महत्वपूर्ण है। सरोज जी, मैं देख रहा था कि आपने आज बहुत शानदार वक्तव्य दिया आदिवासियों के कार्यक्रम में। लगातार आप आते रहे, मैंने आपको सिलगेर में भी देखा, मैंने आपको और अलग अलग स्थानों में देखा। आप लगातार लंबे समय से बस्तर आ रहे हैं, बेचाघाट भी आए। मैं जानना चाह रहा था कि क्या सोचते हैं आप बस्तर को लेके? कहाँ देखते हैं बस्तर? किस स्थिति में आदिवासियों को देखते हैं आप वहाँ से? मुझे लगता है कि आदिवासी आज एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के बीच गुजर रहे हैं, और अपना जान मान सब कुछ लगा के अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुझे लगता है कि भारत में उस लड़ाई को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा मिला नहीं है। अभी भी इसको बेहद एक रीजनल इशू, एक आंचलिक एक समस्या, एक बस्तर करके कोई जगह है देश में, है? तो उस बस्तर का एक कुछ समस्या है ये, है ना। तो करके एक रीजनलाइज करके उसको ट्रिवियलाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे ये डिबेट होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो है, आदिवासी तो कई जगह में है, नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड में है, बहुत जगह में है। लेकिन मुझे लगता है कि बस्तर के जो आदिवासी है वो आदिवासी के भी और आदिवासी हैं, आदिवासी। हाँ, वैसे भी ये दंडकारण्य फॉरेस्ट है, हमारे रामायण महाभारत में भी इसका जिक्र है। अभी यहाँ बुद्धिस्ट साइट्स भी मिले हैं, फाहेन, हुएंगसांग इधर से गुजरे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक, हमारा पूरा भारत का, हम राम मंदिर का बात करते हैं, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, ये वो, लेकिन उससे भी पुरातन, अगर भारत का आत्मा को आपको ढूंढना है ना, तो मुझे लगता है कि आदिवासी जो बस्तर का है वो बहुत ही क्रूशियल है। अच्छा, तो इनका संघर्ष पूरा भारत का संघर्ष होना चाहिए। तो उस लिहाज से भी मैं देखता हूँ कि भाई ये रीजनल इशू नहीं है, और केवल ये सिर्फ आदिवासी का सवाल नहीं है, पूरा देश का सवाल है। आज जैसे आपने जिक्र किया कि आज एक गीदम में इतना बड़ा गुंडाधुर का 114वां
जन्म जयंती मनाया गया यहाँ पे। जो उन्होंने गुंडाधुर ने जो यहाँ पे एक अपना पैरेलल एक गवर्नमेंट, एक स्वशासन आदिवासियों का कितना दिन का उन्होंने यहाँ उसको सक्सेस कराया था। जो भी ब्रिटिश या जो बाहर से जो लोग आदिवासी इलाके में आके लूट मार मचा रहे हैं उनको भगा के अपना एक कंट्रोल कि आदिवासी भी सक्षम है अपना जल जंगल ज़मीन को बचाने का, हिफाजत करने का, जो गुंडाधुर ने वो करके दिखाया, उसको लेके यहाँ प्रोग्राम हो। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब शहर से वो रैली जब गुजर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो आदिवासी इज़ द आउटसाइडर। ये आदिवासी का अपना धरती है, आदिवासी यहाँ का मूलवासी है, गुंडाधुर का संघर्ष यहीं हुआ था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो दुकान, 2 दुकान है साइड साइड में, सब दुकान ज़्यादातर देख के ही पता चल रहा था कि गैर आदिवासियों का है। तो आदिवासी अपने ही समाज में, अपने ही शहर में, अपने ही टाउन में एक आउटसाइडर जैसा लग रहा था। जब मैं चल बाहरी की तरह, बाहरी जैसा, है ना, ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जो सड़क के 2 किनार में खड़े हुए हैं, दुकानों से देख रहे हैं, सेठ बनिया व्यापारी सब, बाकी जो कस्टमर सब आए थे, ऐसा लग रहा था कि ये कौन लोग हैं कि ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ, इस टाइप से देख रहे थे। तो दूसरे ग्रह से आए ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, है ना। तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई आदिवासी अपने ही धरती में उनका ये हाल है। तो बाद में वहाँ पहुँचने के बाद एक मुझे आदिवासी भाई मिले, उन्होंने बोला कि उनका भी दुकान यहाँ है। तो मैं बोला अच्छा आपका भी दुकान है यहाँ, क्या चीज़ का दुकान है? तो बोला कि मोबाइल फ़ोन का दुकान है ना। तो लगा कि ओके ठीक है, एक का तो है, हाँ, एक एंटरप्राइज है उनका अपना, एक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपने जो पूछा, मैं जो आता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ जो क्राइसिस है, यहाँ इतना वायलेंस है, एरियल बॉम्बिंग है, यहाँ अमित शाह से पहले चिदम्बरम, आर्मी भेजना, आर्मी तो खैर भेजा नहीं है अभी, लेकिन सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिटरी, आदिवासियों के बीच में से जो इन्होंने एक जो विजिलांते ग्रुप सब बनाए सलवा जुडुम के टाइम में। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि दोबारा सलवा जुडुम अब यहाँ शुरू हो रहा है अमित शाह के राज में, और डबल इंजन का सरकार आ गया है। अभी डबल इंजन का सरकार में मुझे लगता है कि अब लोग कह रहे हैं कि सलवा जुडुम, और सीएम भी आदिवासी, सीएम भी आदिवासी है। तो मुझे लगता है कि इस क्राइसिस के बावजूद मुझे लग रहा है कि हल निकल सकता है। उसको मैं पीस टॉक्स नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि पीस टॉक्स का जो एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव रहा है। पीस टॉक्स असल में क्या है? पीस टॉक्स नहीं बोलूँगा, हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा एक बोलूँगा अग्रगामी निकास इसका। हाँ, पीस टॉक्स मतलब शांति वार्ता। शांति वार्ता। मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो अंग्रेजी थोड़ा सा नहीं समझते, मैं खुद, तो मैं जो लगा, अच्छा हाँ, शांति वार्ता। क्योंकि शांति वार्ता का जो पहले उसका अनुभव जो रहा वो बहुत ही नेगेटिव रहा, और वो नेगेटिव राज्य सरकार के तरफ से था। उन्होंने एक तरीके का खेल किया, है ना। तो इसलिए मैं शांति वार्ता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अग्रगामी निकास निकल सकता है। मुझे लगता है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसमें हम एक प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, एक प्रक्रिया हम जारी कर सकते हैं, जिससे एक अग्रगामी निकास यहाँ से निकले, और जो दोनों पक्ष, 2 पक्ष 3 पक्ष, जो भी पक्ष है, सबके साथ मुझे लगता है कि बात करके एक इसका एक राजनीतिक इसका एक सॉल्यूशन, एक समाधान, वो मुझे लगता है कि हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि सैन्यकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ। ये इस ढंग का सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन, ये कश्मीर में देखने को मिलता है। इस ढंग का सैन्यकरण आपको पैलेस्टाइन में देखने को मिल रहा है। उस लेवल का सैन्यकरण भारत कर रहा है यहाँ पे बस्तर में। तो बस्तर को इस ढंग से आप सैन्यकरण करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका नतीजा बहुत ही गलत होगा। जिस ढंग का स्टेटमेंट्स मैं देख रहा हूँ, एसपी वगैरह दे रहा है, यहाँ के आईपीएस ऑफिसर्स देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आईपीएस ऑफिसर्स पहले से एक गुस्सा लेके यहाँ आ रहे हैं ड्यूटी में। ऐसा लग रहा है कि पहले से उनका एक पता नहीं क्या है, वो हो सकता है कि वो आदिवासियों के प्रति एक तरीके का तिरस्कार का भावना, एक तरीके का एंगर
पहले से कि ये सोच रहे हैं कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये देश द्रोही लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि पूर्वाग्रह के साथ आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ पोस्टेड हो रहे हैं। अभी तो सुन रहे हैं कि अभी ये डबल इंजन का सरकार आने के बाद और भी उस ढंग के आईपीएस ऑफिसर्स आएंगे। मुझे लगता है कि हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि इसको रोका जाए, और ये अगर यहाँ नहीं रुकता है तो मुझे लगता है कि इवन यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे हम लोगों के उठाना चाहिए, चूँकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं बीजेपी तो ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा एग्रेसिव है, और भी ज़्यादा उग्र उसका एक रवैया है बस्तर के आदिवासियों के प्रति, बल्कि इवन अपोजिशन के जो लोग हैं, अपोजिशन में जो अपोजिशन हिंदी में जो अपोजिशन के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हुए, बाकी रीजनल पार्टीज़ हुए, है ना, ये भी उस ढंग से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। 5 साल तो कांग्रेस को मौका मिला था। हाँ, तो मुझे लगता है कि इवन अपोजिशन पार्टी सब, अगर ये लोग नहीं आएंगे तब फिर यूनाइटेड नेशंस में जाना पड़ेगा हमें। मैं तो कह रहा हूँ कि बस्तर में आदिवासी के साथ जो हो रहा है वो नरसंहार आता है। अभी इजराइल गाज़ा में क्या कर रहा है उसको लेके डिबेट छिड़ा गया कि ये जेनोसाइड है कि नहीं, और कई लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि वो ऑलमोस्ट लाइक अ जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में। बस्तर में भी मुझे लगता है कि कुछ उसी ढंग का हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ जेनोसाइड। एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नहीं, इट्स बियॉन्ड इंटरनेशनल लॉ जो हो रहा है यहाँ पे। इट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और चूंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इवन पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी जो हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उसका एक ही हाल हो सकता है, तो हमको इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दा है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको हम समाधान कर सकते हैं बातचीत से समाधान। क्या करना पड़ेगा, कैसे मतलब पहल होगा बातचीत का? बातचीत कर सकते हैं, जैसे कई लंबे समय से बात हो रही कि बातचीत से हल होगा, गोली से हल नहीं होगा, तो बातचीत से शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हम आ रहे हैं दिल्ली से, मैंने इस बार मेरे दूसरे साथी जितेंद्र मीना उनको भी साथ लेके आया। हमारा प्लान था कि इस बार ये जो भूमकाल वाला जो आज गिदम में हुआ, इसमें हम कम से कम 20-25 युवा साथियों को, स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे। मुझे लगता है कि अपर मिडिल क्लास जो इस देश का है, अपर मिडिल क्लास जो इस देश में अच्छा सर्विसेज चाहते हैं, अच्छा फैसिलिटीज चाहते हैं, वो राम मंदिर चाहते हैं, या वो मोदी को हटाना चाहते हैं, प्रो राहुल गांधी है, प्रो मोदी है, जो भी है अपर मिडिल क्लास, वो आदिवासी का बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। और इसमें कुछ हद तक लेफ्ट के लोग भी इसमें शामिल है। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि हमें, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने एक फोरम बनाया, फोरम अगेंस्ट मिलिटराइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन। ये फोरम हम कैंपसेस में जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, उसको वहीं पे इन्वॉल्व कर रहे हैं कि देखो ये है, बस्तर में ये हो रहा है, ताकि जब वो 5 साल 6 साल 10 साल बाद जब आईपीएस बन के आएगा यहाँ, उसको वो जहन में रहेगा कि नहीं, ये नहीं करना। हाँ, ये नहीं करना है। और सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया पर्सनालिटीज़, इन सब के समक्ष हम लोग जाते हैं और हम लोग प्रोग्राम करते हैं और हम बताते हैं कि देखो बस्तर में ये हो रहा है। और हम लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में जो हुआ, वहाँ भी एक आदिवासी ट्राइबल वाला क्वेश्चन था, उसके साथ हम लोग जोड़ के ये कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर का ज़्यादा मतलब नेशनल लेवल पे काफ़ी चला वो। काफी। तो हम लोगों को लगा कि कम से कम हम लोग बस्तर का उसके साथ जोड़ के अगर करते हैं, करके इसको भी हाइप दें, इस पे भी हम लोग एक कवरेज दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इस टाइप का बहुत तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इवन ऑपोजिशन का क्या है, सिर्फ मोदी फोकस्ड है, सिर्फ मोदी को हटाना है। हाँ, बस उसी का विरोध करना। हाँ, अरे भाई, मोदी जो बस्तर में कर रहा है उसको अपोज करो ना। हम लोगों ने बोला था, हमने ये खबर पहुंचाए कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, नॉर्थ टू साउथ, ये वाला नहीं, पहले वाला जो, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये बिल्कुल, हाँ, ये वाला जो है उसमें बिल्कुल बस्तर में घुसना चाहिए था उनको, बिल्कुल घुसना चाहिए। हाँ। तो नहीं घुसे। तो हम लोगों ने दबाव बनाया दिल्ली में
कि आपको घुसना है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इवन उनका अपना जो मोदी के अगेंस्ट का जो एजेंडा है, अगर वो एजेंडा को भी आपको अंजाम देना है तो बस्तर आपके लिए बहुत अच्छा है कि भाई सीधा होम मिनिस्ट्री अमित शाह को अटैक करते रहते हैं आप। अमित शाह यहाँ एरियल बॉम्बिंग करा रहा है, आप विरोध कीजिए उसका। तो यहाँ आप आए नहीं। वो तो आया नहीं। अच्छा, उस समय ऐसा तो बगल से नहीं चले गए। नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में। अभी देखिए छत्तीसगढ़ से जा रही उनकी न्याय यात्रा। देखिए छत्तीसगढ़ से न्याय यात्रा इस बार जा रहा है कोरबा की तरफ। लेकिन ये एरिया को छोड़ रहे हैं वो। ये एक कम से कम स्टेट टच कर रहे स्टेट हैं, टच वो भी कर रहे कब, हैं। जब उनकी गवर्नमेंट नहीं है तब। गवर्नमेंट नहीं है तब। ये आपने सही बोला, लेकिन दूसरा इवन कोरबा में आप आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं, तो ये बस्तर का मुद्दा फिर भी वहाँ से भी उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते है ना, हैं, छत्तीसगढ़ का ही मुद्दा है ये भी। हाँ, छत्तीसगढ़ का ही मुद्दा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने बोला कि इसको कैसे करें, है ना, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का तरह तरह का एक इनिशिएटिव होना चाहिए। आपको रानू जी, आपको भी आना चाहिए, हम लोग बुलाएंगे, आप भी दिल्ली आइए, बताइए लोगों को कि क्या हो रहा है बस्तर में। जी। और दूसरा पक्ष इसका जो है कि देखिए दिल्ली के लेवल पे जो डिस्कोर्स चल रहा है इवन आदिवासी दलित को लेके, वो संविधान फोकस्ड है, संविधान बचाना है। इवन बीजेपी के अगेंस्ट में जो ये मोर्चा बनाया है, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान बचाना है, मोदी हटाना है। लेकिन और वो मैं आज मेरा लेक्चर में भी, स्पीच में भी मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है यहाँ। हम अगर बोलते हैं कि भाई आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया जाए, जो मेन स्ट्रीम में जो दलित बहुजन मूवमेंट उठाते हैं सवाल कि रिजर्वेशन देना है, अंबेडकर का जो बाबा साहेब का जो संविधान है उसको लागू करना है, यहाँ ऐसा सैन्यकरण ऐसा हो गया है, यहाँ इस ढंग का युद्ध का माहौल, युद्ध का हकीकत बना है कि संविधान का तो दूर दूर तक कोई भी यहाँ लेना ही देना नहीं है। लेना देना ना नहीं। 5वीं अनुसूची का रोल है, ना पेशा कानून का रोल है, ना पैसा कानून का रोल है, पैसा कानून का भी धज्जी सिर्फ उड़ा बताया दिया जाता है। बताया जाता है। तो इसलिए जो दिल्ली सेंट्रिक जो इंटेलेक्चुअल है, जिसका बहुत कंट्रोल है मीडिया पे, है ना, हर चीज़ पे मीडिया कंट्रोल है, वो यहाँ का जो हकीकत को पकड़ने का डिस्कोर्स ही नहीं है उसके पास लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक बात है ना। तो हम लोग उसमें बोल रहे हैं कि देखिए हमको दूसरा थोड़ा सा अलग टाइप का लैंग्वेज चाहिए, नहीं तो ये आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि आपने तो वहाँ जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस है दिल्ली में, वो सोचते हैं कि नहीं हमने तो पैसा कानून तो ला दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में लॉबी करके, जो करके, है ना, तो बहुत अच्छी बात है पैसा कानून, लेकिन पैसा कानून का यहाँ पे किस ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, यहाँ अलग ही है। यहाँ इतना वायलेंस है, यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जैसा, एक सेमी एक गाजा टाइप का सिचुएशन जैसा यहाँ पे, है ना, छोटा रूप गाजा, छोटा रूप, है ना, गाजा का छोटा रूप। तो दिल्ली के लोग इसलिए नेशनल डिस्कोर्स पे ये नहीं जा रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है। मैं आता हूँ ना, मैं समझ रहे हैं। हाँ, मैं वाकिफ़ हूँ, चूँकि मैं आ रहा हूँ, फिर भी इस बार भी मैं आया और आप लोगों का यहाँ क्या हो रहा है बात सुनता हूँ, तो मैं भी ये चौंक जाता हूँ मैं। तो और बाकी जो आए नहीं है वो तो बिल्कुल पकड़ नहीं वहाँ पा रहे उनको तो अनभिज्ञ है, पूरी तरह अनभिज्ञ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारा सामने में टास्क है कि हमें लिटरेचर प्रोड्यूस करना चाहिए। हम लोगों ने तो सिलगेर में जब उस टाइम आए थे सिलगेर आंदोलन में, तो वो रिपोर्ट लिखने में मैंने बहुत पुश किया साथियों को। मैंने बोला कि इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा, लिखित में हमको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो डॉक्यूमेंटेड और आर्काइव्ड रहे, है ना। तो मुझे लगता है रिटर्न मटेरियल चाहिए। देखिए यहाँ से रिटर्न मटेरियल आ नहीं रहा है ना, रिटर्न मटेरियल का अलग वैल्यू है, वीडियोस भी बनना है। तो वो एक हमारे पास एक डोसियर बन के, तो फिर हम हर एक एमपी के पास जाएंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उनको हम प्रेशर करेंगे कि आप वहाँ एक पीस प्रोसेस आप इनिशिएट करो, पीस प्रोसेस पे बढ़ो आगे। हाँ, है ना। और जो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में जितने भी विधायक हैं सबके पास जाएंगे। इसलिए मैं तो हमेशा सोचता हूँ रायपुर में थोड़ा टाइम देना है, वहाँ पे उनको प्रेशराइज किया जाए। तो ये प्रोसेस हम इनिशिएट करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ निकल सकता है रायपुर में। लेकिन आप सोच रहे हैं जितने एमएलए हैं उनके पास जाएंगे, वो एमएलए जाते तो यहीं से हैं, रायपुर से। जैसे दंतेवाड़ा का ही विधायक रायपुर गया होगा, बीजापुर का गया होगा, वो यहीं से उनको दर्द नहीं दिख रहा है, वहाँ जाके बताना पड़ेगा। तो ये भी तो ट्राइबल्स ही हैं,
यहाँ कोई जनरल एमएलए तो है नहीं। है नहीं। ये क्यों आखिर अब पब्लिक क्या कर रही है? अब यहाँ पे जैसे अभी कांग्रेस के एमएलए थी, उनको हटा के उन्होंने बीजेपी का कर दिया, लेकिन तकलीफ तो वहीं की वहीं है। ये ट्राइबल लीडर्स जो हैं वो समझते ही नहीं, समझ ही नहीं रहे या समझना ही नहीं चाह रहे। देखिए, इसलिए तो गुंडाधुर का बात कर रहे हैं। हाँ गुंडाधुर भी ट्राइबल थे। हाँ तो मैंने आज यही बोला कि गुंडाधुर को आप सिर्फ एक सांकेतिक आदिवासी नेता लीडर, उनका फिर बहुत सारे स्टैचूज बनाएंगे, सिर्फ वो मत कीजिए। हाँ उनको पॉलिटिकल पूजा मत कीजिए, उनको पूजा मत कीजिए। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर चलिए। उस पे चलिए। और रास्ता क्या है? उन्होंने जो कैसे दिखाया कि भाई बस्तर को हम इन सब ताकतों से जो हमला कर रहे हैं आदिवासियों पे, है ना, उससे हम इसको स्वाधीन कर सकते हैं। एक अलग राज, हमर राज सुना पार्टी तो बना है यहाँ पे, लेकिन हमर राज पार्टी नहीं, हमर सही में हमर राज चाहिए। पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी बना के क्या होगा? एक और आप पार्टी बना लिए, फिर एक विधायक बना दिया। हाँ, तो फिर वो स्कॉर्पियो खरीदेगा। हाँ, तो वो तो स्कॉर्पियो खरीदेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा था कि इवन गुंडाधुर को लेके, जैसे देखिए आदिवासी को लेके, आदिवासी लीडर्स मतलब जो हीरोज़ वगैरह हुए, बिरसा मुंडा वगैरह लेके बहुत काफ़ी चर्चा है। मोदी जी भी सुना झारखंड गए तो वहाँ भगवान बिरसा मुंडा करके उन्होंने स्टैचू बना दिया। लेकिन जो गुंडाधुर का जो काम है वो बहुत कॉन्क्रीट में बोलता है ना। तो इवन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, कैसे आदिवासी खुद को बचा सकता है, मुझे लगता है गुंडाधुर में उसका आंसर है। क्योंकि अगर सही में मिलिट्री हमला होगा आदिवासियों पे, सैन्य हमला होगा, तो आदिवासी को तो बचाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो संविधान में विश्वास करते हैं इसलिए आप ये हमला करते रहो, अगर कुछ लोग बच गए तो फिर हम संविधान फिर उठाएंगे दोबारा, ये तो नहीं कर सकते। हम एक पूरा समुदाय को नाश होते हुए तो नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप बोले कि जो आदिवासी लीडर्स हैं जो करप्ट हो गए, क्या हो गए, उनके ऊपर भी दबाव बनाने के लिए, चूंकि मैं देखा जब रायपुर से यहाँ आ रहा था, जगह जगह में मैं गुंडाधुर के नाम पे कुछ हॉस्पिटल, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ स्कूल, हाँ बेचा गया है जगह। हाँ, तो लेकिन गुंडाधुर को उसमें कोऑप्ट किया जा रहा है। गुंडाधुर को मैं देखा गांधी के साथ रख दिया, है ना, तो गांधी मेन लीडर हो गए और गुंडाधुर रीजनल हो गए। वैसा नहीं चलेगा। गुंडाधुर का क्या खासियत है वो सही में उसको स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रयास होना चाहिए। उसके मार्फत हम जो ये करप्ट कर रहे हैं ना, करप्शन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं आदिवासी नेता, उसको हम एक्सपोज कर पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू करेंगे हम लोग, और हमारे पास डोसियर हो, दस्तावेज हो, लिखित में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईमानदार लोगों का एक टोली बना के मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए। और अभी भी मेरे पास कुछ कुछ मैसेजेस आते हैं कि इसको कैसे यहाँ पे एक राजनीतिक समाधान कैसे करें। तो मैं अपने लेवल पे इसके बारे में, बाकी जो दुनिया में बाकी जगह में हुआ, जैसे कोलंबिया में फार्क रेबल्स के साथ हुआ, वहाँ भी एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तरफ गए, बाकी जगह में भी ऐसा उदाहरण है हमारे पास। लेकिन जो 2010, 2009 और 2010 में जो हुआ वो उसका एक गलत नेगेटिव अनुभव रहा, और आज़ाद मारे गए, वो बहुत ही गलत हुआ। उस टाइम आपको पता होगा स्वामी अग्निवेश भी उसमें जुड़े हुए थे। उस टाइप का हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। बंगाल में भी उसी टाइप का हुआ। ममता दीदी आए सरकार में तो फिर यही था कि भाई एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन करना है, राजनीतिक समाधान करना है। उस समय भी क्या हुआ आपको पता ही है, उस समय भी सरकार ने उल्टा खेल दिया, है ना। वो नहीं होना है। तो वो समय सही चलते तो शायद आज सॉल्यूशन हो जाता, है ना। तो उसका गारंटी हमें पहले लेना है, तभी हम ये इनिशिएट कर सकते हैं। तो मतलब आप इस पे अभी और लगातार स्टडी करके पहल करेंगे कि शांति वार्ता की तरफ कैसे बढ़े? दोनों पक्ष से आप कोशिश करेंगे क्या संपर्क करने का? दोनों पक्ष, माओवादी और सरकार, दोनों पक्ष, मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में सिर्फ एक पक्ष को हमें लेना पड़ेगा, वो है सरकार। और इसमें पूरा क्योंकि पुराने बातचीत में धोखा यहीं से हुआ था, यहीं से हुआ है। तो इसलिए वो पहले हमें तय करना चाहिए, और उसके लिए एक वाइडर कमेटी बनाना पड़ेगा हमें। एक दो इंसान से नहीं होगा ये। और ये जितने भी राजनीतिक दल है पार्लियामेंट में, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। जैसे
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सब बनते हैं, है ना। कोई भी बड़ा घटना होता है देश में, दंगा हुआ क्या हुआ, उसी ढंग का एक सबको इन्वॉल्व करके हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने तो ये भी बयान दिया है कि अगर वो चाहें तो मैं वीडियो कॉल से भी बात करने को तैयार हूँ। इसको कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात है, वो अगर सीरियस हैं तो उसको और फॉलो अप करें। और ये जो बात हम उठा रहे हैं यहाँ पे कि पहले कैसे क्या अनुभव रहा, वो तो उनको भी पता होगा, उनको पता है ना। तो चूंकि वो गलत अनुभव रहा है पहले, तो वो कैसे गारंटी देंगे कि भाई वो दोहराया नहीं जाएगा। तो उसके बारे में भी अगर मंत्री जी सोचे हैं तो वो पब्लिक करें उसको। अच्छा, एक सवाल ये था मेरा कि जैसे हम बात कर रहे हैं शांति वार्ता पे कि शांति बातचीत होनी चाहिए, शांति वार्ता हल निकलना चाहिए, क्योंकि गोलियों से हल नहीं है, बंदूक से हल नहीं है, बातचीत से होगा हल, दोनों पक्ष से जैसे भी हो। पुराने क्या बातचीत हो जाएगी, मामला माओवादी समस्या समाप्त हो जाएगी, तो क्या उसके बाद बस्तर में खुशहाली आएगी? गारंटी है इस बात का? देखिए, गारंटी तो नहीं है, क्योंकि हसदेव में माओवादी नहीं है। हंसते में माओवादी नहीं है। वहाँ क्यों नहीं सरकार बातचीत कर रही? वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं आंदोलन पे। मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ वहाँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ की स्थिति लगातार बदल रही है। देखिए, ये बड़े पूंजी का दबाव है, और ये जो इसलिए माओवादी जो पूरा जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का जो खंडन है, माओवादी सिर्फ ये लड़ रहे हैं या वायलेंस में विश्वास करते सिर्फ वो नहीं, उनका अपना सिद्धांत भी है। माओवादी का सिद्धांत ये कहता है कि संसदीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, ये कुछ इस ढंग का है कि आपको अगर संसदीय प्रणाली चलाना है, लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनाव वगैरह चलाना है, तो ये चुनावी दलदल में जितने भी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं कंपनियों से फंड्स लेते हैं किसी न किसी रूप से, वो या बॉन्ड्स के थ्रू हो, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी बीजेपी कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि जहां माओवादी नहीं है वहाँ भी वो नहीं ये नहीं करेंगे, चूँकि अगर अशोक गहलोत, है ना, बी अदानी को बुला रहे थे राजस्थान में, और रेवंत रेड्डी, अभी तेलंगाना में मैं था हैदराबाद में, रेवंत रेड्डी पावर में आते ही राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन रेवंत रेड्डी तुरंत अदानी को बुलाया उन्होंने निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ कुछ तो ये क्यों हो रहा है? चूंकि संसदीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो इसलिए माओवादी का जो लार्जर जो उनका जो विजन है वो ये कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वही ऑलरेडी बड़े पूंजी के साथ मिला हुआ है, इसलिए ये चुनाव का बहिष्कार का भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि माओवादियों ने, या माओवादी तो क्या बोलूँगा, 1967 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो एक बहस के तहत एक फैक्शन जो वहाँ से स्प्लिट होके निकला था 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन में, उनका ये मान्यताएं थी कि सीपीआई तो इमरजेंसी सपोर्ट किया इंदिरा गांधी का, सीपीआई तो बिल्कुल बिक गया, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी सपोर्ट किया। तो उसके अगेंस्ट में जो ईमानदार जो लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर में, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये संसदीय प्रणाली में ही नहीं घुसेंगे, हम कुछ अलग से नया जनातना सरकार हम कैसे लाएंगे, उसमें गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो समझ जो है, जो अंडरस्टैंडिंग, जो सैद्धांतिक जो पक्ष है माओवादियों का, वो मुझे लगता है कि वो जो माओवादी का हिंसा को सपोर्ट नहीं करते वो भी उसको मान सकता है, कुछ इस ढंग से है ना। तो नहीं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि रेवंत रेड्डी सत्ता में आते ही वो अदानी को क्यों बुला रहे हैं, है ना। तो ये है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो माओवादियों का जो दृष्टिकोण है, जो थियरी है, जो सिद्धांत है, वो समूचे भारत का संसदीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली को समझने में भी हमें मदद कर रहा है। तो इस सेंस में भी जो पहला जो इनिशियल जो मैं आपको बात बोल रहा था कि ये सिर्फ एक आदिवासी का सवाल नहीं है, ये पूरा देश का सवाल है। ये जिस ढंग का यहाँ पे राजनीतिक संघर्ष हो रहा है, इसका सैद्धांतिक पक्ष देखेंगे तो बहुत ही इसका एक बहुत ही इसमें बहुत ही ठोस चीज़ है, जिससे आप पूरा देश में जो हो रहा है उसको भी आप समझ सकते हैं।
ये एक ऑप्टिक्स दे रहा है आपको, एक लेंस दे रहा है जिससे आप देख रहे हैं। तो जो भारत में भी जैसे अभी जो हो रहा है ना, वो आप बाकी राज्य में भी देखिए, है ना। एक लग रहा है कि जनता हर जगह कुछ एक दूसरा एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। बीजेपी नहीं तो क्या, हाँ, वो अभी भी तय नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपके पास एक ऐसा फोर्स है माओवादी जो बाकी जगह नहीं है। तो बस्तर के आदिवासी, वो भी मैं समझना चाह रहा था यहाँ पे कि बस्तर के आदिवासी और माओवादी क्यों एक ही जगह में ये कोएक्सिस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्या इनका समन्वय का राज क्या है? हाँ, ये कैसे एक साथ सरवाइव कर रहे हैं? तो ये मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं दिल्ली में, उनके समक्ष भी मैं रखता हूँ, और वो पसंद नहीं करते हैं। जब मैं ये सवाल उठाता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं कि नहीं आप मतलब ऐसा क्वेश्चन मत उठाइए। लेकिन आप लीग से अलग जा रहे हैं। हाँ, आप लीग से अलग जा रहे हैं, है ना। लेकिन वो उनका, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली वालों के लिए बस्तर एक कंटेंट है, कंटेंट सिर्फ बेचो, इसको लिखो या बेचो। और कंटेंट भी वो एकदम प्योर, हाँ, वो कंटेंट भी एक तरीके का प्योर यूज एंड थ्रो वाला। चंपाई सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और हो सकता है कि चंपाई सोरेन का पता नहीं क्या है उनका, है ना। तो मैं उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक ट्वीट, जो बात जो थी वो बहुत, हाँ, ये जो उन्होंने जो एक ट्वीट किया, वो बहुत कुछ बताता है। और ये बस दो तीन दिन पहले का ट्वीट है। उन्होंने लिखा, मिस्र के फराओं, इजिप्ट के जो फ़ारोज़ जो हैं, मिस्र के फराओं से लेकर मेसोपोटामिया तक दुनिया की कई सभ्यताएं ख़त्म हो गई, लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और हर मुसीबत से जूझने का जज्बा रखते हैं। हम दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता से हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये नीचे नहीं, नीचे नहीं है। हाँ, आदिवासी होने पर गर्व है ना। आदिवासी सभ्यता के लिए उन्होंने लिखा, हाँ, कि कई सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन कई सभ्यताएं आए और गए। और इन्होंने तो मिस्र के फराओं के बारे में बात किया, मेसोपोटामिया के बारे में बात किया। हम यहाँ भारत के ये कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि वैदिक समाज आए गए, इवन बौद्ध लोग आए गए, तरह तरह के हिंदू सोसाइटी भी शायद हो सकता है कि इनका मनसाई वही है, आके चला जाएगा। ये जो मूलवासी जो हैं, और खास मूलवासी का खास चरित्र आपको झारखंड में नहीं मिल रहा है, बस्तर में मिल रहा है। ये भी मुझे बहुत बाद में ये समझ में आया, सिर्फ आदिवासी बोल के नहीं होगा, है ना। तो इसको बचाना है, और बचाना मतलब सिर्फ प्रिजर्व करके रखना है नहीं है उनको, जैसे आप चिड़ियाघरों में रखते हैं, है ना। इनका बचाना मतलब इनका जो संघर्ष, इनको अपने प्रकृति के उसमें माहौल में फैलने देना है। और आज जो ये संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ खड़ा होना है। बहुत धन्यवाद गिरी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। दिल्ली से आए हुए हैं और आदिवासियों के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। हालांकि ये हमारी पहली और आखिरी बातचीत नहीं है, आप जितनी बार आते जाते रहेंगे उतनी बार मैं कुछ और सवाल तैयार करूंगा आपसे पूछने के लिए, चूँकि बहुत लंबी बातचीत हो गई है। दर्शक भी क्या है, एक समय के बाद ऊब जाते हैं, तो फिर दूसरे पार्ट में हम और भी बातचीत करेंगे। और बहुत ज़रूरी बातचीत गिरी सर ने कही है, और अगर आपको लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से शुरू होकर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे ख़त्म हुई है बातचीत, तो आप अपनी राय रखिएगा। लगे कि वाकई में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए हर किसी को सामने आना पड़ेगा, तो आप भी सामने आइएगा, इस विचार को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बातचीत सही हो रही है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।